तो चलिए आज बात करते हैं मोहन राकेश के उस शाहकार की आषाढ़ का एक दिन। हम इसका एक पूरा विश्लेषण करने वाले हैं और हाँ, ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूजीसी नेट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कोशिश रहेगी कि इसका कोई भी पहलू छूटने ना पाए। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। सोचिए, कालिदास का सिर्फ ये एक वाक्य, बस एक वाक्य, उसके पूरे किरदार का निचोड़ रख देता है। ये जो अंदर की कश्मकश है, जो डर है और हाँ, जो भागने की फितरत है, बस यही तो इस नाटक की जान है। देखिए, आषाढ़ का एक दिन को सिर्फ एक नाटक समझना गलती होगी। ये तो हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है, एक क्रांति की तरह। जब ये 1958 में आया तो इसे हिंदी का पहला मॉडर्न प्ले, पहला आधुनिक नाटक कहा गया। और क्यों? क्योंकि इसने उन पुरानी उपदेश देने वाली परंपराओं को तोड़ा और पहली बार असली जिंदगी को, हमारे यथार्थ को सीधे स्टेज पर ला खड़ा किया। और इसकी जो यात्रा रही है वो भी क्या कमाल की है। सोचिए, 1958 में ये छपता है और अगले ही साल 1959 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल जाता है। फिर 1962 में इब्राहिम अलकाजी जैसे दिग्गज ने इसे डायरेक्ट किया, जिसने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। और बात यही नहीं रुकी। 1971 में मणि कौल ने इस पर फिल्म बनाकर इसे एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस नाटक का केंद्र क्या है, इसका दिल क्या है? वो है कालिदास का द्वंद्व, उसकी अंदरूनी लड़ाई। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कालिदास की कहानी नहीं है, ये हर उस आर्टिस्ट की, हर उस कलाकार की कहानी है जिसे अपनी प्रेरणा और दुनियावी महत्वाकांक्षा के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। और बस यही कश्मकश है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। कालिदास के सामने ना दो रास्ते हैं, दो दुनियाएं। एक तरफ है उसका गांव जहां सुकून है, प्रकृति है और मल्लिका का सच्चा प्यार है। और दूसरी तरफ है उज्जैनी, जहां सत्ता है, सम्मान है और देश का सबसे बड़ा कवि बनने का सुनहरा मौका है। अब फैसला इन्हीं दो रास्तों के बीच में कहीं अटका हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये चुनाव उसे खुद नहीं करना पड़ता, ये उस पर एक तरह से थोप दिया जाता है। जब मातू लाता है और उज्जैनी का न्योता देता है, वो क्या कहता है? एक तरह से ये राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। बस ये एक लाइन कालिदास की शांत जिंदगी में एक भूचाल ला देती है और उसे फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। अब कालिदास का जो एक फैसला है ना, वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलता। अरे नहीं, वो तो मल्लिका और विलोम, इन तीनों की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्लिका की। वो तो प्रेम और त्याग की जीती जागती मिसाल है। कालिदास के जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बस इंतजार बनकर रह जाती है। वो खुद कालिदास से क्या कहती है? मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा वर्तमान रहे हो। मतलब सोचिए, उसका प्यार जिस्मानी नहीं रूहानी था। और अब आते हैं खुद कालिदास पर। सालों बाद जब वो सब कुछ हासिल करके लौटता है तो उसे एक बहुत बड़ी, एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वो कहता है, जो कुछ लिखा है वो यहीं के जीवन का संचय था। उसे समझ आता है कि उसकी सारी कला, उसकी सारी कविता, वो तो उसी गांव की देन थी जिसे वो कब का पीछे छुड़ाया था। और यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर आता है विलोम। अक्सर लोग उसे विलेन समझ लेते हैं, पर वो विलेन है नहीं, वो तो यथार्थवादी है, रियलिस्ट है। वो उस कड़वे सच की तरह है जिससे कालिदास हमेशा भागता रहा। असल में विलोम तो कालिदास की नाकामियों और कमजोरियों का वो आईना है जो आखिर में उसके सामने आ ही जाता है। अच्छा, इस कहानी में प्रियंग मंजरी का किरदार भी बहुत अहम है। वो कालिदास की पत्नी है और वो उस शाही व्यवस्थित दुनिया की प्रतीक है जिसे कालिदास ने चुना था। वो मल्लिका के उस सादे इमोशनल प्यार से बिल्कुल अलग है। प्रियंग मंजरी की दुनिया ने कालिदास को शोहरत दी, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो उसकी रूह को चाहिए था, जो उसकी कला को चाहिए था, वो सुकून, वो उसे कभी नहीं दे पाई। तो कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा और गहराई में चलते हैं और नाटक के उन दार्शनिक पहलुओं पर, उन आइडियाज पर नजर डालते हैं जो इसे एक मामूली कहानी से कहीं ज्यादा एक महान कृति बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। खुद मोहन राकेश ये मानते थे कि कालिदास की जो क्रिएटिविटी थी ना, वो असल में अपराध अनुभूति, यानी एक तरह की गिल्ट से आती थी।
उनका मानना था कि कालिदास अपनी ही आत्मा से दूर हो गए थे और इसी अपराध बोध, इसी गिल्ट ने मेघदूत जैसी शानदार रचना को जन्म दिया। और यही सोच, यही फीलिंग इस पूरे नाटक की नींव है। तो इस नाटक में हमें कई बड़े बड़े आइडियाज देखने को मिलते हैं, जैसे कला और सत्ता के बीच की लड़ाई, एक इंसान का अपने माहौल से क्या रिश्ता होता है, क्या कुछ नया बनाने के लिए अकेलापन जरूरी है, और प्यार, त्याग और यादों का वो उलझा हुआ रिश्ता। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एग्जाम के लिहाज से कुछ पक्के पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये फटाफट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो कुछ जरूरी फैक्ट्स फटाफट देख लेते हैं। नाटककार कौन? मोहन राकेश। कब पब्लिश हुआ? 1958 में। इसका जॉनर क्या है? ये एक आधुनिक हिंदी नाटक है। मेन कैरेक्टर्स कालिदास, मल्लिका, विलोम और प्रियंगु मंजरी। और हाँ, इसे 1959 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। ये सब याद रखना है। अब किरदारों को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स पकड़ लेते हैं। कालिदास, वो एक द्वंद्व में फंसा आत्मनिर्वासित कलाकार है, मतलब जो अपनी ही आत्मा से दूर हो गया हो, जैसा मोहन राकेश ने कहा था। मल्लिका, वो निस्वार्थ प्रेम और त्याग की मिसाल है। विलोम, समाज का कड़वा सच दिखाने वाला यथार्थवादी। और प्रियंगु मंजरी, वो सत्ता और एक सेटल्ड लाइफ की प्रतीक है। ये पॉइंट्स जवाब लिखने में बहुत काम आते हैं। और आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कुछ महान रचने के लिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए प्यार और रिश्तों को छोड़ना ही पड़ता है? क्या सृजन का रास्ता हमेशा अकेलेपन से ही होकर गुजरता है? सोचिएगा जरूर।